जय हिंद। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे टेंस, जिसकी शुरुआत हम लोग करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से। कहा गया है कि फड़फड़ाने से कुछ नहीं होता है, पंखों से उड़ान होती है। फड़फड़ाने से कुछ नहीं होता है, पंखों से उड़ान होती है, और सपने उन्हीं की साकार होती है जिनकी सपनों में जान होती है। तो आइए, आपके सपनों के साकार करने के लिए हम इस बैच को लेकर के आए हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि वो भी इसका आनंद ले सके, जानकारी प्राप्त कर सके। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की। और सबसे पहले हम देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की शुरुआत। तो इसकी पहचान की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसकी पहचान क्या होती है। तो हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं कि जिस हिंदी क्रिया के अंत में ता है, ती है, ता हूँ, ती हूँ, ते है, ते हो इत्यादि रहे, इन सभी में से यदि कोई रहता है तब हम उसे समझेंगे कि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। जैसे राम एक आम खाता है, राम घर जाता है, मैं पढ़ता हूँ, हम लोग पढ़ते हैं, वे लोग जाते हैं, हम लोग सोते हैं, हम लोग खेलते हैं। ये सब का सब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का उदाहरण है। एक सेंटेंस लेंगे और उसको पसंद से बोलेंगे। तो आइए, अब इसके अनुवाद का नियम है। यदि हम इंग्लिश में इसका अनुवाद करेंगे तो इसका नियम है, सबसे पहले सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद V1 या V5 रखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट रखेंगे। मन में सवाल आया होगा, ये सब्जेक्ट क्या है, ये V1 या V5 क्या है और ये ऑब्जेक्ट क्या है। तो बने रहे, चिंता में ना पड़े, पूरी बात आपको बताई जाएगी। हिंदी पर हम लोग ध्यान देते हैं कि राम एक आम खाता है। इसमें सब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन है और ऑब्जेक्ट कौन है। मैं एक पुस्तक पढ़ता हूँ, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन है और ऑब्जेक्ट कौन है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सब्जेक्ट के बारे में, वर्ब के बारे में, ऑब्जेक्ट के बारे में, तब हम इसको इंग्लिश में अनुवाद करेंगे। ठीक है। बनाने के अनुवाद समझने से पहले हम लोगों को सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को समझना ज़रूरी है। सवाल हमारे मन में है कि सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है और वर्ब क्या है। तो देखिएगा, सब्जेक्ट हमारा कहता है कि करने वाले को कर्ता कहते हैं, यानी जो क्रिया करता है, जो काम करता है, उसी को हम कर्ता कहेंगे, यानी सब्जेक्ट कहेंगे। एक वाक्य में सुनिए, करने वाले को कर्ता कहते हैं। जो काम करता है उसी को हम कर्ता कहते हैं, यानी उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। कहिएगा कैसे? जिसे राम एक आम खाता है, इसमें खाने का काम कौन कर रहा है, तो राम कर रहा है, इसलिए राम आपका सब्जेक्ट हुआ। मैं एक पुस्तक पढ़ता हूँ, इसमें पढ़ने का काम मैं कर रहा है, इसलिए यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा मैं होगा। आसमान में चिड़िया उड़ती है, उड़ने का काम चिड़िया का है, इसलिए सब्जेक्ट यहाँ पर चिड़िया है। समझे? चलिए, अब आया वर्ब। जो कार्य होता है उसे हम वर्ब कहते हैं, हिंदी में क्रिया कहते हैं। अब आप ही बताइए कि राम एक आम खाता है, तो इसमें कौन सा काम हो रहा है? कहिएगा खाने का काम हो रहा है, तो खाना आपका वर्ब हुआ। मैं घर जाता हूँ, मैं जाने का काम कर रहा हूँ, इसलिए जाना हमारा वर्ब हुआ। और एक बात ध्यान में रखना है कि क्रिया के अंत में हमेशा ना लगा रहता है। जैसे में देखिएगा, हंसना, रोना, खाना, पीना, उठना, बैठना, ये सब का सब क्रिया है और इसके अंत में ना लगा है। फिर से समझिए, क्रिया के अंत में हमेशा आपका ना लगा रहता है। आना, जाना, बैठना, उठना, सोना, पढ़ना, लिखना, बोलना, ये सब का सब क्रिया है। ठीक है। अब रहा सवाल कि ऑब्जेक्ट क्या है, जिसे हम कहते हैं कर्म। तो जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है, जिस पर क्रिया का फल पड़ता है, उसे हम ऑब्जेक्ट कहेंगे। यानी जिस पर क्रिया का फल पड़ता है उसे हम ऑब्जेक्ट
कहेंगे। जैसे यहाँ पर देखिएगा, राम एक आम खाता है, तो राम तो है खाने का काम कर रहा है, तो ये सब्जेक्ट हुआ। खाने का काम कर रहा है तो खाना आपका वर्ब हुआ। क्या खा रहा है भाई, तो ये आम खा रहा है, तो यह एक आम आपका ऑब्जेक्ट हुआ। अब समझ में आया। मैं एक पुस्तक पढ़ता हूँ, मैं पढ़ने का काम कर रहा है, तो ये आपका सब्जेक्ट हुआ। अब पढ़ना आपका वर्ब हुआ, ये वर्ब हुआ, और एक पुस्तक जो है ये आपका ऑब्जेक्ट हुआ। अब थोड़ा एक सेंटेंस समझेंगे, हमारे दैनिक जीवन में आ रहा है, मेरी माँ बर्तन धोती है, तब मेरी माँ सब्जेक्ट है, धोना हमारा क्रिया है, बर्तन हमारा ऑब्जेक्ट है। एक ग्वाला गाय दूहता है, तो ग्वाला सब्जेक्ट है, दूहने का काम कर रहा है, और दूहना क्रिया है, ये ठीक है, काम कर रहा है दूहने का। गाय यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, समझे, मतलब सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आप समझ गए। एक पक्षी उड़ती है, एक पक्षी उड़ने का काम कर रही है, तब पक्षी जो है सब्जेक्ट है, उड़ना आपका वर्ब है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, समझे। मैं पढ़ता हूँ, तो मैं सब्जेक्ट है, अब पढ़ने का काम हमारा क्रिया है, पढ़ना हमारा क्रिया है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है। चलिए, हमारे सामने एक अजब सवाल है कि V1 क्या है, V5 क्या है। तो क्रिया का जो मूल रूप होता है उसे हम लोग V1 कहते हैं। फिर क्रिया का मूल रूप है क्या, तो ईट क्रिया का मूल रूप है। गो, रन, रीड, यानी जिसे हम पहली बार याद करते हैं वो क्रिया का मूल रूप है। ईटिंग नहीं, ईट, ईट्स नहीं, ईट, ठीक है। चलिए, यानी गो, ईट, रन, कम, रीड, ये सब क्रिया का मूल रूप है और ये V1 है। चलिए, रहा सवाल कि V5 क्या है। तो जब क्रिया के मूल रूप यानी V1 में एस या ईएस लगाते हैं तो हमें V5 प्राप्त होता है। यानी क्रिया के मूल रूप में एस या ईएस लगा करके V5 प्राप्त किया जाता है। सवाल हमारे सामने में फिर आ गया कि हम क्रिया के मूल रूप में कब एस लगाएंगे, कब ईएस लगाएंगे। तो देखते हैं थोड़ा इसको। कह रहा है कि V1 में एस या ईएस कब लगाया जाता है। तो देखिएगा, यदि वर्ब के अंत में एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स, ओ या जेड हो, ये सभी रहे तो उसके अंत में ईएस लगाया जाता है। यानी ये शब्द जिस वर्ब के अंत में रहता है उसे V5 बनाने के लिए ईएस लगाते हैं, एवं अन्य सभी वर्ब के साथ एस लगा करके V5 बनाया जाता है। अगर ये नहीं हो तो सिर्फ अंत में एस लगा देते हैं, V5 बना देते हैं। जैसे यहाँ पर देखिएगा, एट अंत में टी है तो एस लगा। गोज, देखिए अंत में ओ है तो आपने ईएस लगाया। ओपेन्स, ओपेन में आपका अंत में एन है इसलिए आपने एस लगाया। यहाँ पर एक बात आ जाता है कब, जब अंत में वाई होता है तब। अगर अंत में वाई हो और उसके पहले कोई कंसोनेंट हो तो वाई को वाई में बदल करके ईएस जोड़ा जाता है। यानी आप सीधे कह सकते हैं कि वाई को हम हटा देंगे और आई ईएस जोड़ करके V5 बना देंगे। कब, जब अंत में वाई हो तब और वाई के पहले कोई कंसोनेंट हो तब। जैसे ट्राई, ट्राई का V5 ट्राइज होगा, कराई का V5 कराइज होगा, ठीक है। अब देखते हैं कि V1 का प्रयोग किसके साथ करते हैं और V5 का प्रयोग किसके साथ करते हैं। चलिए, यहाँ पर अब हमको देखना है कि V1 का प्रयोग कहाँ करेंगे और V5 का प्रयोग कहाँ करेंगे, ठीक है। देखिए, तो आई, वी, आई, देखिएगा यहाँ पर अब हम लोग को पसंद से समझना है कि V1 का प्रयोग किसके साथ करेंगे और V5 का प्रयोग किसके साथ करेंगे। देखिएगा, आई, यू, वी, दे एंड प्लुरल सब्जेक्ट। प्लुरल सब्जेक्ट कहने का मतलब कि बहुवचन कर्ता के साथ हम V1 का प्रयोग करते हैं। फिर से समझिए,
आई, यू, वी, दे एंड प्लुरल सब्जेक्ट के साथ V1 का प्रयोग करेंगे और साथ ही साथ V5 का प्रयोग। तो ही, शी, इट, नेम एंड सिंगुलर सब्जेक्ट, देखिएगा ही, शी, इट, नेम एंड सिंगुलर सब्जेक्ट यानी एक वचनकर्ता के साथ हम V5 का प्रयोग करेंगे। आइए यहाँ पे हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे है आई, वी, यू, दे, बॉयज। बॉयज प्लुरल सब्जेक्ट है, इसके साथ इट लगेगा। देखिएगा, थोड़ा समझिएगा। जैसे आई ईट, मैं खाता हूँ, वी ईट, हम लोग खाते हैं, यू ईट, तुम लोग खाते हो, दे ईट, वे लोग खाते हैं, बॉयज ईट, लड़के खाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आइए। ही ईट्स, वह खाता है, शी ईट्स, वह खाती है। ईट ईट्स नहीं होगा, चूँकि ईट का प्रयोग जो है निर्जीव वस्तु के लिए करते हैं, तो आप कह सकते हैं ईट ईट्स, यह खाता है। राम ईट्स, राम खाता है। ठीक है, अब आइए हम उदाहरण को देखते हैं। इंतजार की घड़ी आपका खत्म हो गया। कहा भी गया है, कहा भी गया है, कारज धीरे होत है, काहे होत अधीर, समय आवत तरवर फले, के तकसी चतनीर। तो हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, ये कोई चुटकी का खेल नहीं है कि चुटकी बजा देंगे काम समझ आएंगे। अच्छी काम करने में थोड़ा वक्त लगता है। आइए अब हम लोग उदाहरण के साथ इसको पसंद से समझते हैं। वही करता है, यानी जो करता है वो सब्जेक्ट है, और जो कार्य होता है वो भर्ब है। जो कार्य होता है वो भर्ब है, और क्रिया का फल जिस पर पड़ता है यानी भर्ब का फल जिस पर पड़ता है वो ऑब्जेक्ट है। यानी हम समझ चुके हैं कि राम इसमें करने का काम करता है। राम एक आम खाता है। बताओ भाई कौन आम खा रहा है? राम। तो राम जो हमारा सब्जेक्ट है। और क्या कर रहा है? तो खाने का काम कर रहा है, तो खाना हमारा भर्ब है। खाना हमारा भर्ब है। ठीक है, चलिए। और क्या खा रहा है? तो ये काम खा रहा है, तो ये काम हमारा ऑब्जेक्ट है। अब तो पूरी तरह से समझ में आ गया कि सब्जेक्ट राम है, भर्ब खाना है और ऑब्जेक्ट हमारा आम है। तो आपने देखा कि सबसे पहले सब्जेक्ट रखेंगे तो पहले आपने सब्जेक्ट राम रख दिया। उसके बाद V1 या V5 रखेंगे तो आपने देखा कि इसके साथ V5 का प्रयोग करेंगे। तो ईट का ईट्स होगा। ईट का V5 आप समझ चुके हैं कि ईट्स होगा। तो राम ईट्स ए मैंगो, एक आम खाता है तो एक ए मैंगो। राम ईट्स ए मैंगो, राम एक आम खाता है। मैं एक पुस्तक पढ़ता हूँ, ये देखिएगा, मैं एक पुस्तक पढ़ता हूँ। तो मैं जो है सब्जेक्ट है, पढ़ना आपका भर्ब है और एक पुस्तक आपका ऑब्जेक्ट है। मैं एक पुस्तक पढ़ता हूँ, मैं सब्जेक्ट है, पढ़ना आपका भर्ब है और एक पुस्तक आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले आपने सब्जेक्ट रखा आई। अब आप जान चुके हैं कि आई के साथ V1 का प्रयोग करते हैं। तो सीधे यहाँ पे रीड होगा, इसमें कुछ नहीं लगेगा, न तो एस लगेगा और ना ही ES लगेगा। ठीक है। और ए बुक, एक पुस्तक पढ़ रहा है तो ये बुक लिखेंगे। राम रीड ए बुक, राम एक पुस्तक पढ़ता है। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम जो सेंटेंस देखेंगे बिना ऑब्जेक्ट का है और यहाँ पे हमको पता चल जाएगा कि कहाँ पे V1 का प्रयोग करना है, कहाँ पर V5 का प्रयोग करना है। इसके बाद जो हम सब्जेक्ट सेंटेंस देखेंगे वो ऑब्जेक्ट के साथ होगा। ठीक है, आइए। राम खाता है, राम ईट्स। वह जाता है, ही गोज। वह पढ़ती है, शी रीड्स। वर्षा होती है, इट रेन्स। एक पक्षी उड़ती है, ये बर्ड फ्लाइज। राम दौड़ता है, राम रन्स। आप देखे थे कि ही, शी, इट, नेम और एक वचनकर्ता के साथ V5 का प्रयोग किया जाता है और ये रहा आपका V5 का प्रयोग। अब देखिएगा, मैं पढ़ता हूँ, आई रीड। आप खेलते हैं, यू प्ले। हम लोग लिखते हैं, वी राइट। वे लोग आते हैं, दे कम। और लड़के खेलते हैं, बॉयज प्ले। यहाँ पर जो प्रयोग किया गया है V1 का, यानी V1 क्रिया के मूल रूप का, यहाँ पे कुछ नहीं लगाया गया है। आई रीड से कभी हो ही नहीं सकता है।
इसमें कुछ लगवे नहीं करेगा, समझे। यानी आपने देखे थे आई, यू, वी, दे एंड प्लुरल सब्जेक्ट के साथ V1 का प्रयोग किया जाता है। तो अब आपने देख लिया कि V1 का प्रयोग, V5 का प्रयोग, और अब हम देखते हैं ऑब्जेक्ट के साथ कुछ वाक्य। ठीक है, चलिए हम लोग अनुवाद के नियम पर काम कर रहे हैं। जो सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। वर्ब में V1 है, V5 है। ठीक है, चलिए। राम एक आम खाता है, खाने का काम राम का है, इसलिए राम आपका सब्जेक्ट है तो राम को पहले रखें। क्या खाता है, तो खाना आपका वर्ब है, खाना आपका वर्ब है, इसलिए ईट को पहले रखें और राम के साथ V5 का प्रयोग करेंगे, इसलिए आपका ईट्स हुआ। और क्या खाता है, तो एक मैंगो खा रहा है, तो ए मैंगो अब आम लिख देंगे। तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट हो गया। सबसे पहले सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद वर्ब रखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट रखेंगे। ठीक है, चलिए। कह रहा है तुम एक पत्र लिखते हो, इसमें लिखने का काम तुम करता है, इसलिए तुम सब्जेक्ट है, पहले लिखेंगे यू। अब लिखना आपका वर्ब है तो राइट आपका वर्ब होगा। और आप देख रहे हैं कि यू के साथ V1 रखेंगे, इसलिए आपने राइट रखा, कोई एस या एस आपने नहीं लगाया। ए लेटर, इसलिए ये आपका एक पत्र है, इसलिए आपने एक लेटर लिखा। ये आपका ऑब्जेक्ट है, इसलिए आपने एक रख दिया। फिर से समझिए, ए लेटर ऑब्जेक्ट आपका है एक पत्र, इसलिए आपने एक लेटर रखा। चलिए यहाँ पर देखिए, एक बिल्ली दूध पीती है, तब बिल्ली आपका सब्जेक्ट है, बिल्ली दूध पीने का काम कर रही है, इसलिए एक कैट पहले रखेंगे, आपने लिख दिया। पीना आपका वर्ब है, इसलिए आपने ड्रिंक रखें, लेकिन इसके साथ V5 का प्रयोग होगा। क्यों होगा, चूँकि आपका क्या है, एक वचन करता है, एक वचनकर्ता के साथ V5 का प्रयोग किया जाता है, ये आप समझ चुके हैं। तो एक कैट ड्रिंक्स मिल्क, मिल्क आपका ऑब्जेक्ट है, इसलिए अंत में रहेगा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अब आइए, लड़के मछली पकड़ते हैं, यहाँ पे लड़का सब्जेक्ट है, चूँकि मछली पकड़ने का काम लड़का कर रहा है, इसलिए लड़का आपका सब्जेक्ट होगा। पकड़ना आपका वर्ब है, इसलिए वर्ब आपका कैच है, तो कैच यहाँ लिखेंगे। और लड़की आपका प्लुरल है, तो बॉयज लिखेंगे। कैच आपका वर्ब है, तो वर्ब लिखेंगे। और फिश मछली को पकड़ रहा है, तो मछली आपका ऑब्जेक्ट है, तो इसको अंत में रखेंगे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ये याद रखना है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, रीतुआय फल होए। तो धीरे धीरे ही सही हम लोग अपने मंजिल की ओर बढ़ेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाते रहिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू, वेरी गुड।